हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी है जासूसों की, उनकी वफादारी की, जहां एक तरफ दिल है तो दूसरी तरफ देश। कहानी की शुरुआत होती है बर्लिन में, जहां कैप्टन स्टीफान को बुलाया गया है। उसे बताया जाता है कि उनके पूर्व शासक काइजर विल्हेम द्वितीय को अपने मिलिट्री गार्ड के लिए कमांडर चाहिए। काइजर का तख्ता पलट उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर जरूर किया गया था, लेकिन उनकी देश सेवा को भुलाया भी नहीं गया था। इसलिए स्टीफान को उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जा रहा था। स्टीफान कहता है कि वो सक्रिय सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है। जनरल उसे याद दिलाता है कि पोलैंड में उसकी लापरवाही की वजह से जो कुछ हुआ, उसके चलते उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। उसे खुश होना चाहिए कि वो अब भी सेना का अंग है। जनरल का जवाब स्टीफान को ला जवाब कर देता है और वो सीधे हॉलैंड के लिए निकल जाता है, जहां काइजर को ठहराया गया है। हॉलैंड में काइजर का मिलिट्री असिस्टेंट है कर्नल सीगर्ड। हॉलैंड पहुंचने पर घर की नौकरानी मीका स्टीफान के लिए दरवाजा खोलती है और स्टीफान सीगर्ड को रिपोर्ट करता है। दूसरी तरफ काइजर की बीवी हरमीना अपने पति को सचेत करती है कि उसकी आर्मी आ गई है। काइजर कहता है कि उसे इस मिलिट्री संरक्षण की जरूरत नहीं। हरमीना कहती है कि उनका देश अब भी उनकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। ये अच्छे लक्षण हैं। शायद ये उनके घर वापसी के संकेत हैं, इसलिए उन्हें कमांडर को डिनर पर बुलाना चाहिए। इंस्पेक्टर डीट्रिक स्टीफान को हॉलैंड में उसका पहला असाइनमेंट देता है। उसे एक गुप्त रिपोर्ट बनानी होगी काइजर की मौजूदा सरकार पर सोच के बारे में। स्टीफान समझ जाता है कि उसे वहां पर काइजर पर जासूसी करने के लिए बुलाया गया है। अब डीट्रिक उसे बताता है उन्हें पास के गांव से वायरलेस ट्रांसमिशंस मिले हैं, जिनके आधार पर उन्हें लगता है कि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस या तो काइजर का अपहरण करेगी या उसकी हत्या। उस दोपहर मीका कॉफी लेकर गलती से काइजर के दफ्तर में दाखिल हो जाती है, जहां काइजर और सीगर्ड युद्ध नीति पर चर्चा कर रहे हैं। काइजर समझ जाता है कि उसकी नई नियुक्ति हुई है। वो उससे पूछते हैं कि अगर सेना की कमान उसके हाथ में होती तो क्या वो हॉलैंड पर कब्जा करती। मीका कहती है जरूर, क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर देश है। उसकी बात सुनकर काइजर हंस पड़ता है। शाम को मीका स्टीफान के कमरे में उसे अगले दिन के डिनर का न्योता देने जाती है। उसके न्योते का जवाब देने के बजाय स्टीफान उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। बिना कुछ कहे मीका उसके आदेश का पालन करने लगती है। स्टीफान उसके साथ संभोग करना चाहता है, लेकिन उसकी एक पुरानी चोट उसे ऐसा करने से रोक देती है। अगले दिन डिनर पर काइजर अपने शासन के किस्से सुनाने लगता है। अरमीना उसे काटते हुए स्टीफान से उसके बारे में पूछती है। स्टीफान बताता है कि उसके पिता और दादा दोनों आर्मी में थे। घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। ये सुनकर काइजर उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि ये सब उसके शासन काल में हुआ था। वो कहता है कि उसने अपना जीवन अपने देश के नाम कर दिया था, फिर भी उसकी नौसेना ने उसे धोखा दिया और उसका मानना है कि इस धोखे की वजह से उन्हें युद्ध हारना पड़ा। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं और काइजर वहां से चला जाता है। भोजन के बाद स्टीफान भी अपने कमरे में चला जाता है, जहां मीका उसका इंतजार कर रही होती है। अब मीका उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है। स्टीफान उसकी आज्ञा का पालन करने में देर नहीं लगाता। मीका को उसके पेट पर एक बहुत बड़े घाव का निशान दिखाई देता है। वो दोनों प्यार करते हैं, जिसके बाद मीका वहां से जाना चाहती है, लेकिन स्टीफान उसे रुकने के लिए कहता है। बदले में मीका कोई जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सीगर्ड काइजर को बताता है कि सुरक्षा के चलते स्टीफान उनके घर में शिफ्ट होना चाहता है। वो काइजर को युद्ध की ताजा खबर भी देना चाहता है, लेकिन काइजर खबरों को सुनने की बजाय बाहर जाकर बतखों को दाना डालने लगता है। ये देखकर हरमीना निराश जरूर हो जाती है, लेकिन उसे आशा है कि उसके पति को उसका शासन वापस मिल जाएगा। सीगर्ड कहता है कि ये संभावना ही शायद काइजर को परेशान करती है। मीका बतखों के लिए और चारा लेकर काइजर के पास पहुंच जाती है। काइजर उसे भी चारा डालने के लिए कहता है। उसी दौरान काइजर उसे कहता है कि उसके हाथ बहुत नरम लगते हैं, उसने शायद जिंदगी में कठिन परिश्रम नहीं किया है। मीका कहती है कि युद्ध ने उसके जीवन को बदल दिया है। अब काइजर कहता है कि वो बतखों के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि वो उसे किसी भी चीज का दोषी नहीं मानते। मीका उससे सहानुभूति जाहिर करती है। स्टीफान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काइजर कहता है कि कैप्टन को लगता है कि उनके घर में कोई ब्रिटिश जासूस है। ये सुनकर मीका चौंक जाती है। काइजर मीका को स्टीफान का घर में उसका नया कमरा दिखाने को कहता है। मीका उसे कमरे में ले जाती है, जहां स्टीफन उसके बारे में और जानना चाहता है। अब मीका उसे बताती है कि घर में स्टाफ को मर्दों के साथ समय बिताने की अनुमति नहीं है, लेकिन स्टीफान के पूछने पर जाने से पहले वो उसे अपने कमरे के बारे में बता जाती है। डीट्रिक स्टीफान को बताता है कि वो धीरे धीरे गांव में ट्रांसमिशन की जगह के करीब पहुंचते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मीका गांव में
पादरी हेनरिक से मिलने जाती है। वो बताती है कि आर्मी को शक हो गया है कि घर में कोई जासूस है। हेनरिक कहता है कि मीका उनकी गिरफ्त में नहीं है, इससे पता चलता है कि उनको अब तक उस पर शक नहीं है। वो कहती है कि उसे अपना काम पूरा करने के लिए और मोहलत चाहिए। हेनरिक कहता है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले मीका अपनी पिस्टल को साफ करती है और उसे छुपा देती है। शाम को शराब पीते हुए काइजर एक बार फिर से स्टीफान और सिगट के साथ युद्ध की चर्चा करने लगता है। नशे में वो उनको बताता है कि वो ये युद्ध शुरू करना ही नहीं चाहता था। उसने अपने जनरल्स को युद्ध रोकने का संदेश भेजने को कहा था, जो उन्होंने नहीं भेजा। काइजर को रोकने के लिए सिगट कहता है कि वो स्टीफान को उनकी वर्दियां दिखाना चाहेगा। वर्दियां देखते हुए स्टीफान कहता है कि अगर काइजर चाहता तो वो दूसरा टेलीग्राम भेज सकता था। उस रात पादरी हेनरिक जब मैसेज भेज रहा होता है तो डीट्रिक उसके मैसेज को एक बार फिर से पकड़ लेता है। काइजर पढ़ते पढ़ते अपनी स्टडी में ही सो गया था और मीका की सफाई को सुनकर वो जाग जाता है। मौके को देखकर मीका उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी हरमीना वहां आ जाती है। अपने कमरे में लौटने पर वो स्टीफान को अपने बिस्तर पर उसकी किताब पढ़ते हुए देखती है। स्टीफान उससे अपनी पहली रात के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। मीका कहती है कि शायद उसमें उसकी भी सहमति थी। वो दोनों एक बार फिर से प्यार करते हैं और मौके को देखकर मीका स्टीफान से उसके घाव के बारे में पूछती है। स्टीफान बताता है कि उसे ये घाव उसके आखिरी मिशन पर मिला था। मीका उससे पूछती है कि क्या वो हमेशा अपने आदेशों का पालन करता है। स्टीफन कहता है बिल्कुल। अब मीका उस पर बम फेंकती है और उसे बताती है कि वो एक यहूदी है। ये सुनकर स्टीफन चौंक जाता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ये देखकर मीका कहती है कि एक दिन उसकी सच्चाई शायद स्टीफान को परेशानी में डाल सकती है। स्टीफान इस विषय पर उस समय बात करना ही नहीं चाहता। उस रात स्टीफान को सपने में लाशें नजर आती हैं और वो ठीक से सो नहीं पाता। मीका समझ जाती है कि वो परेशान हो गया है। वहां से जाने से पहले स्टीफान उसे कहता है कि वो अपने बारे में किसी और को कुछ भी ना बताए। स्टीफान बाहर जाके सिगरेट पीने लगता है तो उसे पैकेट से गन ऑयल की बू आती है, जिसे मीका ने अपनी बंदूक की सफाई में इस्तेमाल किया था। तभी डीट्रिक वहां पहुंच जाता है और उसे आके बताता है कि वायरलेस मैसेज भेजने वाले की तलाश करने वो लोग उस शाम को जाने वाले हैं। साथ ही वो स्टीफन को काइजर को बताने के लिए कहता है कि हिमलर उनके यहाँ अगले दिन खाने पर आने वाला है और स्टीफान को उसके आने से पहले घर की तलाशी लेनी चाहिए। खबर की अहमियत को समझते हुए स्टीफान ये खबर काइजर को उसी वक्त देने पहुंच जाता है, लेकिन उसके बताने से पहले हरमीना ये खबर काइजर को सुना देती है। इसके बाद वो स्टीफान के पीछे कमरे से बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि हिमलर के आने से उसके पति के लौटने के रास्ते शायद खुल जाएंगे। हिमलर का आगमन उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। वो कहती है कि उनकी निष्ठा हिटलर के साथ है, लेकिन जर्मनी को उनका शासक वापस चाहिए। आगे वो बताती है कि हिमलर को न्योता देने वाली वो खुद है और उसके पति के बारे में हिमलर को सिर्फ अच्छी बातें ही पता लगनी चाहिए। इसके तुरंत बाद घर की तलाशी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर मीका तनाव में आ जाती है। उसके कमरे की तलाशी लेने स्टीफान खुद जाता है, क्योंकि उसको उस पर शक पहले से ही हो गया था। बाहर मीका एक बार फिर से काइजार को बत्तखों को चारा डालने में मदद करने पहुंच जाती है। अपने घर की तलाशी से काइजार खुश नहीं है। अपने ध्यान को भटकाने के लिए वो मीका से उसके प्रेमियों के बारे में पूछता है। उसके बहुत टटोलने पर वो बताती है कि उसे किसी से प्रेम हो गया है, लेकिन वो उस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं जानती। अब काइजर उसे अपने पहले प्रेम के बारे में बताता है और साथ ही ये बताता है कि उसकी शादी किसी और से हो गई थी। वो कहता है कि ऐसे मामलों में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाता है। तलाशी खत्म होने पर मीका दौड़कर अपने कमरे में पहुंच जाती है और अपनी पिस्टल को निकाल लेती है, जो वहीं थी जहां उसने रखी थी। इसके बाद वो महल छोड़कर भाग जाती है और स्टीफान उसे देख लेता है। वो हेनरिक के घर पहुंच उसे हिमलर के आने की खबर सुनाती है। साथ ही वो हिमलर को मारने का प्रस्ताव भी रखती है, लेकिन हेनरी उसे कहता है कि ये उसका मिशन नहीं है। अब हमें पता चलता है कि हिटलर की सेना ने मीका के पिता और पति को मार दिया था। वो उनसे बदला लेना चाहती है। हेनरिक कहता है कि वो वहां बदला लेने नहीं आए हैं, लेकिन मीका की हालत को देखकर वो अपने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने को तैयार हो जाता है। बाहर खड़ा स्टीफान ये सब सुन लेता है। उस रात हेनरिक जब संदेश भेज रहा होता है, डिट्रिक के आदमी उस तक पहुंच जाते हैं।
घबराई हुई मीका सहारे के लिए स्टीफान के कमरे में चली जाती है। उस रात स्टीफन को फिर से एक बुरा सपना आता है। वो मीका को बताता है कि उसने सपने में पोलैंड का वही गांव देखा जहां आर्मी ने शक के बिना पर निहत्थे गांव वालों को मारा था। उसने आर्मी की उस टुकड़ी के अफसर की पिटाई की थी जिसकी वजह से उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया था। वो कहता है कि ऐसे अफसर उसकी आर्मी को बदनाम करते हैं। मीका कहती है कि उसकी आर्मी में वो एक अकेला ऐसा ऑफिसर नहीं है। स्टीफन इसे मानने से इनकार कर देता है तो मीका वहां से जाने की तैयारी करने लगती है। अब स्टीफन अचानक से उसे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। मीका उसे याद दिलाती है कि वो एक यहूदी है। स्टीफन कहता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। उनकी बात बीच में ही रह जाती है क्योंकि स्टीफन को बुलाने कोई आ जाता है। हरमीना को उनके संबंध की खबर लग जाती है और वो काइजर को बुलाती है। हरमीना उन दोनों को उसी वक्त बर्खास्त करना चाहती है लेकिन काइजर उनसे अकेले में बात करना चाहता है। अकेले में काइजर मीका से पूछता है कि स्टीफन वही आदमी है जिसके बारे में वो उसे बता रही थी। मीका इसमें हामी भरती है और ये सुनकर काइजर को खुशी होती है। वो बताता है कि उसने भी शादी के बाहर बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए उसे उन दोनों को दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। वो उन्हें चुपचाप काम पर लौटने को कहता है और साथ ही एहतियात बरतने को भी। उसी वक्त स्टीफन को डीट्रिक का संदेश मिलता है। डीट्रिक उसे बताता है कि उन्होंने पादरी को पकड़ लिया है जो गांव से मैसेज भेजता था और एक आध दिन में वो उसे तोड़कर जासूस का पता लगा लेंगे। ये सुनकर स्टीफन परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हरमीना हिमलर के आगमन से तनाव में है। वो सिगरेट से कहती है कि वो हिमलर के आने को बहुत हल्के में ले रहा है। सिगरेट कहता है कि वो चुप इसलिए है क्योंकि वो काइजर को लेकर परेशान है। अगर काइजर ने हिमलर के सामने कुछ अनाप शनाप बोल दिया तो उन सब की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। हरमीना ये मानने को तैयार नहीं है। अब सिगरेट बताता है कि एक पूर्व चांसलर और उसकी बीवी को मार दिया गया था क्योंकि हिटलर के विश्वसनीयों को उनकी निष्ठा पर शक हो गया था। ये सुनकर हरमीना घबरा जाती है और सिगरेट से कहती है कि वो किसी तरह से उसके पति को नियंत्रण में रखे। स्टीफन पादरी की गिरफ्तारी की खबर लेकर महल पहुंचता है लेकिन मीका को बताने से पहले वहां हिमलर आ जाता है। हिमलर के स्वागत के बाद स्टीफन को मौका मिल जाता है और वो मीका को सब कुछ सच सच बता देता है। मीका उसकी बातें सुनकर अनजान बन जाती है और उससे पूछती है कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है। बदले में स्टीफन उससे पूछता है कि उसने उसके साथ संबंध क्यों बनाए, क्या वो उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो कहता है कि अब वो जानता है कि वो जासूस है। उसके कमरे में गन ऑयल की बू थी और उसने उसका पीछा किया था हेनरिक के घर तक। अब मीका टूट जाती है और वो स्टीफन से कहती है कि वो चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकता है लेकिन स्टीफन ऐसा नहीं कर पाता। स्टीफन उसे वहां से भाग जाने को कहता है लेकिन मीका कहती है कि उसे अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। घबराई हुई हरमीना हिमलर के पास जाती है और उसे रिश्वत में पैसे भेंट करती है इस आशा में कि वो उसके पति का साथ देगा। उस शाम हिमलर और काइजर अकेले में बात करते हैं। उनकी मुलाकात के बाद हरमीना अपने पति से मिलने जाती है जो अचंभे में लगता है। हरमीना के पूछने पर वो बताता है कि उसे जर्मनी वापस बुलाया गया है। हरमीना ये सुनकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि उसके पति को उसका शासन वापस मिल जाएगा। काइजर कहता है कि उन्हें चुपचाप परिस्थितियों को भांपना चाहिए। डीट्रिक स्टीफन के साथ उसके पुराने कमरे में पादरी के खुलासे का इंतजार कर रहा होता है। तभी हिमलर वहां आ जाता है और उन दोनों को बताता है कि उसने काइजर को वापस जर्मनी लौटने के लिए कहा है। ये उनकी एक चाल है जिससे पता चल सके कि कौन कौन काइजर के समर्थक हैं। वो उनसे महल से बाहर जाने वाले सभी मैसेजेस पर नजर रखने को कहता है और उसकी रिपोर्ट मांगता है। रात्रि भोज पर यहूदियों की बातें शुरू हो जाती हैं। एक उच्च अधिकारी कहता है कि इसमें काइजर की गलती है, उसका ध्यान यहूदियों पर पहले नहीं गया। काइजर कहता है कि उसका ध्यान उनसे भी ज्यादा जरूरी चीजों पर था। अब हिमलर कहता है कि उनकी जर्मनी में बेकार के लोगों की कोई भी जगह नहीं, अपंग और बूढ़े लोग उन पर बोझ हैं। वो कहता है हाल ही में उन्होंने एक प्रयोग किया था जहाँ अपंगों को बड़ी शांति से मिटा दिया गया था। उसकी ये बातें सुनकर कमरे में मौजूद बाकी के लोगों के होश उड़ जाते हैं। रात्रि भोज के बाद हिमलर वहां से निकल पड़ता है। अब मीका स्टीफन को कहती है कि उसने कहा था कि उसकी आर्मी में उसके जैसे बहुत ही कम लोग हैं। इस बात को संज्ञान में लेते हुए स्टीफन डीट्रिक से कहता है कि पादरी के उगलते ही वो जो उसे जासूस का नाम बताए। डीट्रिक की गाड़ी भी हिमलर के काफिले के साथ निकल जाती है। काइजर और हरमीना चुपचाप उन्हें वहां से जाते हुए देखते हैं, इस एहसास के साथ कि उन्हें वापस उनके देश तो बुलाया गया है, लेकिन क्या हिटलर के जर्मनी में वापस जाना ठीक रहेगा? काइजर कुछ समय अकेला रहना चाहता है और
हरमीना अपने कमरे में चली जाती है। उन सब के जाने के बाद स्टीफन सिगर्ड के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या एक आदमी की निष्ठा उसके देश से बड़ी हो सकती है। इसके जवाब में सिगर्ड कहता है कि आदमी को पहले ये देख लेना चाहिए कि वो देश वही देश है जैसा वो उसे जानता था। अब स्टीफान सिगर्ड को काइजर को जर्मनी वापस बुलाने की साजिश के बारे में बताता है। काइजर को जर्मनी सिर्फ उसके समर्थकों को फंसाने के लिए बुलाया जा रहा है। सिगर्ड इस जानकारी के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद स्टीफान मीका के कमरे में जाता है, जो वहां नहीं होती। वो होती है जंगल में काइजर के साथ, जिसे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का संदेश देने गई है। मीका के ब्रिटिश जासूस होने की पुष्टि होने पर काइजर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी स्टीफान को मीका की चीख की आवाज आती है, जो चिल्लाते हुए बताती है कि काइजर जंगल में बेहोश हो गए हैं। ये सुनकर हरमीना और सिगर्ड जंगल की तरफ दौड़ते हैं और मीका घर के अंदर। तभी स्टीफान को डिट्रिक का फोन आता है, जो बताता है कि पादरी ने मीका का नाम बताया है। ये सुनते ही मीका वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीफान उसे पकड़ लेता है। मीका बंदूक निकाल लेती है, जिसे देखकर स्टीफान स्तब्ध रह जाता है। स्टीफान उसे कहता है कि डिट्रिक और उसके आदमी कभी भी घर पहुंच सकते हैं और वो अकेली वहां से नहीं निकल सकती। उसे स्टीफान पर विश्वास करना चाहिए। ये सुनकर मीका अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। स्टीफान अपने आदमियों से एरिया को सील करने को कहता है और मीका को लेकर बाहर भाग जाता है। काइजर हरमीना को बताता है कि ब्रिटेन ने उसे उनके देश आने का न्योता दिया है और युद्ध खत्म होने पर वो उसको उसका शासन वापस दे देंगे, लेकिन काइजर अपनी पत्नी के साथ हॉलैंड में ही रहना चाहता है। हरमीना समझती है कि हिमलर के प्लान से काइजर डर गया है, वृद्ध और असहाय लोगों वाली बात पर। वो कहती है कि एक बार उसे उसका शासन वापस मिल जाए तो वो हिटलर को कहकर हिमलर को बर्खास्त कर सकता है। काइजर कहता है कि हिटलर खुद हिमलर की बातों से वाकिफ रखता है। ये सुनकर हरमीना टूट जाती है। काइजर उसे आश्वस्त करता है कि उनकी जिंदगी हॉलैंड में बहुत बेहतर है। तभी सिगर्ड और स्टीफान वैन लेकर वहां पहुंच जाते हैं, काइजर को अस्पताल ले जाने के लिए। उसके वैन में बैठते ही स्टीफान वैन वहां से भगा कर ले जाता है, क्योंकि उसे रास्ते में मीका को साथ लेना था। वो काइजर से मदद मांगते हैं और काइजर उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। उनके गेट पर पहुंचने से पहले डिट्रिक के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। स्टीफन मीका से उसकी बंदूक मांगता है। इसके बाद वो गेट पर खड़े हुए अफसर को बताता है कि वो काइजर को अस्पताल लेकर जा रहा है। अफसर कहता है कि उन्हें जासूस को गिरफ्तार करना है। स्टीफन कहता है कि वो उसके बिना भी किया जा सकता है, उसके लिए काइजर को बचाना ज्यादा जरूरी है। वो सैनिकों को महल की तरफ भेज देता है, लेकिन अफसर वैन को चेक करने की जिद करता है। ये सुनते ही मीका अपनी जेब से साइनाइड की गोली निकाल लेती है। काइजर उसे ऐसा करने से रोकता है और स्टीफान अफसर को गोली मार देता है, जिसके बाद वो वैन को वहां से भगा ले जाता है। थोड़ी दूर जाने पर मीका काइजर का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। स्टीफान वैन रोककर पीछे आता है तो वो देखता है कि काइजर सो गए हैं। मीका समझ जाती है कि काइजर चाहते हैं कि वो वहां से चली जाए। वो स्टीफान को अपने साथ चलने के लिए कहती है। स्टीफान कहता है कि वो अपने आप को देशद्रोही नहीं कहलवाना चाहता। मीका कहती है कि वो लोग उसे मार देंगे। अब स्टीफान बताता है कि उसने उसकी बंदूक क्यों मांगी थी। वैन में उसके साथ सिर्फ काइजर थे और अफसर को गोली जासूस ने मारी थी। वो मीका से कहता है कि वो अब भी उससे शादी करना चाहेगा। मीका कहती है इसके लिए शायद उसे युद्ध के खत्म होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद मीका वहां से भाग जाती है और काइजर उसकी बंदूक को पानी में फेंक देता है। कुछ हफ्तों बाद स्टीफान बर्लिन में ऑफिस में काम कर रहा होता है, जब उसके लिए एक पैकेज आता है। उस लिफाफे में से मीका की किताब निकलती है, जिसमें उसने अपना पता भेजा है। स्टीफान काइजर को फोन करके मीका की सलामती की खबर दे देता है। लंदन में मीका को प्रधानमंत्री से मिलने का बुलावा आता है। युद्ध की समाप्ति को निकट देखकर स्टीफान को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि बहुत जल्द वो मीका से मिलने वाला है, इस बात से अनजान कि मीका के साथ कोई और भी उसका इंतजार कर रहा है।